नमस्कार। अब हम लोग बात करेंगे मोल फ्रैक्शन और उसके एप्लीकेशन पर आधारित हेनरीज लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि हेनरीज लॉ अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है क्योंकि इस पर आधारित कई तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर अप्लाइड प्रेशर P हो और गैस कितना सॉल्युबल होगा उसको देखने के लिए हमें काई का एक रिलेशन बनाने को मौका मिलता है और इसके साथ एक कांस्टेंट फैक्टर होता है जिसे हम KH कहते हैं। अब यहीं पर देखिएगा, मैंने आपको पहले ही जो एक एक छोटी छोटी चीजें अगर आपने अच्छे से समझ रखा है केमिस्ट्री में तो उसका कितना बड़ा बेनिफिट मिलता है उसका एप्लीकेशन आप यहां पर देख पाएंगे। देखिए, यहां पर मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इसीलिए जो P की यूनिट होगी वही KH की यूनिट होगी, यानी जो हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट होती है वो आपको प्रेशर के टर्म्स में मिलता है। इसीलिए कई बार आपको कंफ्यूजन यहां पर देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूजन होता भी है एज ए स्टूडेंट, जब आप देखेंगे तो आप बार बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट और वो भी एटमॉस्फेयर में दिया रहेगा, बार में दिया रहेगा, पास्कल में दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूजन आपके सामने आता है। लेकिन आपको मैं पहले ही बता रखा हूं कि यहां पर मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट ना होने के नाते मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है, तो इसलिए जो अप्लाइड प्रेशर की यूनिट होगी वही KH की यूनिट होगी। कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे उन सारी चीजों पर अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा गया। सीधे से याद रखिएगा कि जो P का यूनिट होगा वही KH का यूनिट होगा। एक क्वेश्चन लगा करके देखते हैं जो हेनरीज लॉ पर आधारित है, हमारी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से थी। नाइट्रोजन गैस बबल किया गया है थ्रू वाटर एट 293 केल्विन और कितने मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व होगा 1 लीटर ऑफ वाटर में, ऐसा मानते हुए कि पार्शियल प्रेशर जो अप्लाई किया गया है 9.987 है और हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू भी दी गई है। अब इस तरीके के क्वेश्चन में हमें कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में मैंने जितना पहले बता रखा है उसी को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रखना है। मैंने अपने जो मन की इमेजिनेशन होती उसकी मदद से खुद से वो इमेजिन करने की कोशिश किया और यह भी कोशिश की है जो मैंने इमेजिन किया है उसके साथ आप भी रेजोनेंस में आ सकें। तो देखते हैं इसमें क्या क्या वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है? देखिए, प्रेशर के टर्म्स में दी गई है और यहां पर आप देख रहे हैं नाइट्रोजन जो गैस इसमें डिसॉल्व की जानी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि नाइट्रोजन गैस जो वहां डिसॉल्व की जा रही है वो कितने प्रेशर लगा करके डिसॉल्व की जा रही है। 0.987 बार के प्रेशर से उसको वहां पर अप्लाइड प्रेशर जिसके थ्रू उसके बबल को डिसॉल्व करने की कोशिश की जा रही है वो इतनी वैल्यू है। इसके बाद नाइट्रोजन गैस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है और ये जानना चाहते हैं कितने मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व होगा, कितनी क्वांटिटी वाटर के, 1 लीटर ऑफ वाटर में। अब इतने से इंफॉर्मेशन में अब कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ गया होगा, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कई सारे इंफॉर्मेशन आपको पहले बता रखे हैं। मैंने आपको बताया डेंसिटी का डेटा आपकी यहां पर मदद करेगा। कभी भी होता क्या है कि जो 12th के लेवल पर न्यूमेरिकल्स घूमते हैं वो कुछ बेसिक फैक्ट्स को इधर से उधर घुमा देते हैं और इस वजह से वो आपके लिए मुश्किल खड़ा करते हैं। मैंने आपको डेंसिटी का डेटा बता रखा है। डेंसिटी के बारे में मैंने क्या बताया है? मैंने आपको बताया है कि 1 ग्राम पर डेसीलीटर, इस तरीके से डेंसिटी का डेटा क्या कहता है? अगर आप 1 ग्राम लेते हैं तो 1 cc उसका वॉल्यूम बनता है वाटर के लिए। इस चीज को ध्यान में रखिए। डेंसिटी वाटर का क्या कहता है? डेंसिटी जो वाटर की डेटा आपके सामने दी जाती है उसका मतलब ये होता है कि अगर वाटर का 1 ग्राम दिया गया हो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, 1 cc 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। या उल्टा आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर कहीं वाटर के लिए 1 cc वॉल्यूम दिया गया हो तो उसके मास को आप 1 ग्राम मान सकते हैं। ये बड़ा ही स्पेसिफिक, अगर आप कभी भी केमिस्ट्री को फील करना चाहते हैं तो देखिए कितनी बड़ी बात है। वॉल्यूम और मास के बीच में इंटर रिलेशनशिप किसने डेवलप किया? डेंसिटी ने। जिस चीज को आप पढ़ते हैं और इतना छोटे लेवल पर सोचते हैं वो इतना छोटा होता नहीं है, बहुत काम की चीज होती है। देखिए यहां पर दिया हुआ वॉल्यूम और ये दिया हुआ है मास, इनके बीच में इंटरकनेक्शन। इसीलिए डेंसिटी का डेटा आपको मैंने पहले ही बता रखा है। बहुत सारे जगहों पे मोलैरिटी या कहीं पर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने में मदद करेगा। जैसे यहीं पर देखिए मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने में यह डेटा मदद करेगा। आपको डेंसिटी के बारे में पता है, वाटर का क्या होता है? 1 ग्राम पर cc होता है और इसी को मैंने एक्सपेंड किया है तो आपको इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी दिया है। ये वैल्यूज इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो चलते हैं, देखते हैं इसको
अप्लाई करते हैं, क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन। तो आपको क्या बताया गया है, एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं, यहाँ पर तेजी से समझने की कोशिश करते हैं। कोई वेसल है जिसके ऊपर नाइट्रोजन गैस का प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। नाइट्रोजन गैस का जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है वो कितना है, 0.987 अप्लाई किया गया है। और ये जानना चाहते हैं जब ये प्रेशर अप्लाई किया गया है, इसके भीतर वेसल के भीतर नाइट्रोजन कितना डिसॉल्व हो जाएगा उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना डिसॉल्व होगा उसके बारे में जानना चाहते हैं। और क्वांटिटी जो वाटर की ली गई है, वाटर की क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। वाटर जो है यहाँ पर 1 लीटर है, वाटर 1 लीटर है यानी 1 kg है, यानी ये वाटर जो 1 लीटर है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, वो 1 kg है। ये किसने बताया, डेंसिटी के डेटा ने बताया। यानी आप क्या सोच सकते हैं, ये 1000 ग्राम सोच सकते हैं। यानी आप 1000 ग्राम अगर वाटर का पता चल गया तो वाटर के मोल्स आपको पता चल गया है। यहां पर आप डिवाइड करेंगे किससे, 18 से, तो वाटर के मोल्स कितने हो जाएंगे, 55.5। ये डेटा काफी बहुत सारे क्वेश्चन में मिलता है तो आप याद ऐसे ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो वाटर के मोल्स कितने आ गए, 55.5 आ गया वाटर के मोल्स। और यहाँ पर आपको फार्मूला पता ही है, फार्मूला क्या कहता है, फार्मूले की वैल्यू आप रखिए। और आपको पता ना एक्सर्टेड प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू और क्या है हमारे पास मोल फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन में मोल्स ऑफ किसका, मोल्स ऑफ आप यहाँ पर ले लेंगे नाइट्रोजन गैस डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। अब बात समझ रहे ना, मैं बहुत शॉर्टकट में लिख रहा हूं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। यहां पर वाटर का भी आप मोल्स लेंगे। ध्यान में रखना है जिस किसी के बारे में भी हम बात करते हैं इस टॉपिक में, उसमें जब आप डिनोमिनेटर में बात कर रहे हैं ना, तो हम बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैं कई सारे हिंट आपको जो दे रहा हूं वो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि टॉपिक को समझते समय आपके पास कई सारे क्लू होने चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में इसी चैप्टर का नाम डाइल्यूट सोल्यूशन के नाम से होता है। जिसे एनसीईआरटी ने सोल्यूशन लिखा है, इसे डाइल्यूट सोल्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व किया गया होता है वो बहुत कम मात्रा में डिसॉल्व किया गया होता है। अब आप सोचेंगे इस बात का यहां पर क्या मतलब है, यहां पर मतलब है आगे जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही मानते हुए कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, आप इस फैक्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्या है यहां पर इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन इस बात का, इसको चलिए देखते हैं। यहां पर क्या मैंने आपसे कहा कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए कही गई बात है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात कही गई, तो इसका क्या एप्लीकेशन यहां पर हो सकता है। यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन का डिनोमिनेटर में जो मोल्स आप ऐड कर रहे हैं इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ना डिनोमिनेटर में सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं वो वाटर की ही फील होंगी। क्योंकि मान लीजिए 1 करोड़ में 1 करोड़ रुपीज में 1 रुपीज ऐड किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर में जो नाइट्रोजन का मोल्स है वो इतना कम होता है कि वो वाटर से ऐड होकर के वैल्यूज में कोई फर्क नहीं डालेगा। इसलिए हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में नाइट्रोजन के मोल्स को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी हमारा फार्मूला क्या बन करके आएगा, हमारा फार्मूला कैसे बनेगा, उस चीज को यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं और यही फार्मूला रहेगा। इसको कैसे अप्लाई करेंगे एक बार देखते हैं। यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए P इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, KH इनटू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर। क्यों, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर में इसको खत्म कर दिया। अब हुआ क्या, आपके पास दी गई वैल्यूज हैं, वैल्यूज को पुट करते समय भी आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है। क्या सावधानी बरतना है, आपको देखना है यहाँ पर वैल्यूज। देखिए यहाँ पर KH की वैल्यू आपको किलो बार में दी गई है, इसको बार में आपको कन्वर्ट करना है। क्यों, क्योंकि ऊपर जो दी गई वैल्यू है वो बार में है, ये किलो बार में है। जाहिर सी बात है यहाँ पर इंटू 10⁻³ करना होगा। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट में जो वैल्यूज आप पुट करेंगे वो 10⁻³ के मल्टीप्लिकेशन के साथ पुट करेंगे और यहाँ पर आपको अप्लाइड प्रेशर दिया गया है, अप्लाइड प्रेशर की वैल्यू डालेंगे। और मैंने आपको बताया ना वाटर का 1 लीटर बोल रहा है, तो वाटर के 1 लीटर को आप 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम समझते हुए इसके मोल्स बनाएंगे। जो 55.5 होगा उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपकी वो किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, आपको सीधे तौर पर जो वैल्यूज पता चलेंगी वो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस के बारे में पता चल जाएगा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है, मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस जो डिसॉल्व किया गया है 1 लीटर ऑफ वाटर में, इस बारे में आपको पता चल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। मैंने इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में इतना टाइम इसलिए लिया ताकि आपको अगर एक बार फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं तो क्वेश्चन कैसे भी घूमेगा आप नेक्स्ट टाइम खुद से अपने मन से इतना विश्वास रखेंगे कि आप इस तरीके के क्वेश्चन को सही तरीके से कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका सॉल्यूशन काफी इजी रहा, बना पाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहा है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो थोड़ा सा लंबे लैंग्वेज में है। जैसे ये कह रहे हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर कितना है, ये दिया गया है 4.34 इंटू 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर एट 25 डिग्री सेल्सियस। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एयर में 0.2 एटमॉस्फेयर अंडर ऑर्डिनरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर
percentage of dissolved oxygen in water in equilibrium with air at 25 डिग्री सेल्सियस। यह क्वेश्चन सीबीएसई में आप इस तरीके से कई सारे स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिलेशनशिप बता रहे हैं ये। अब देखिए, अगर आप पहले लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो आप कई बार इसमें परेशान हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, इसने एटमॉस्फेयर बोल दिया, तुरंत आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्वेश्चन लग रहा है प्रेशर की वैल्यू दे दिया है। प्रेशर की वैल्यू नहीं दिया है। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज जहां पर आप होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, वो मैं पहले ही आपको बता रहा हूं। यहां पर जो KH की वैल्यू दी गई है वो एटमॉस्फेयर के टर्म्स में दी गई है और वो जस्टिफाइबल भी है। आप उसको समझ सकते हैं कि क्यों वो उस तरीके से दी गई है। तो KH की जो वैल्यू दी गई है वो एटमॉस्फेयर के टर्म्स में दी गई है और वो भी आप यहां पर देख सकते हैं कितनी वैल्यू दी गई है, 4.34 × 10⁴ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का प्रेशर अप्लाई होगा। एक्चुअल में फंडामेंटल्स आप समझ लीजिए, ये कहना ये चाहते हैं कि किसी वेसल के ऊपर, जैसे किसी वेसल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, आप जानते भी हैं, और यहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ऑक्सीजन के प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है उसके प्रेशर की वजह से इस वेसल के भीतर ऑक्सीजन, जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रहा है। ये इस घटना को बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये होता भी है। भले ही हमें नहीं समझ में आता है, इस चीज को समझिएगा, भले ही हमें नहीं लगता कि हमारे एटमॉस्फेयर कोई प्रेशर लगा रहा है, लेकिन इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है बहुत जबरदस्त प्रेशर हमारे ऊपर लगा रहा होता है। इस बात को फील करिए, इस बात को समझिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमारे ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर लगा रहा होता है। यही वजह है कि हम अपने हार्ट की पंपिंग के दौरान, हमारा जब हार्ट पंप करता है तो उस समय वो क्या कोशिश करता है, वो कोशिश करता है इस एक्सटर्नल प्रेशर और रेजिस्टेंसेस के अगेंस्ट ब्लड को सर्कुलेट करने की। इस बात को समझ पा रहा है हमारा। जब आप देखे होंगे बहुत सारे लोग हिली एरियाज में जाते हैं, थोड़ा भी चलते हैं तो उनके यहाँ पर हेमोस्टैसिस की घटना वहां पर देखने को मिलती है। बहुत सारे जगहों से ब्लीडिंग होता है, फिर क्लॉटिंग होता है, इस तरीके की हिस्ट्री वो लेकर के आते हैं पेशेंट। तो जिसे एपिस्टैक्सिस हम कहते हैं। तो एपिस्टैसिस में होता क्या है, एपिस्टैसिस में होता क्या, नेजल ब्लीडिंग की बहुत सारी घटनाएं देखी जाती हैं और फिर वो कहते हैं कि वहां पर ब्लीडिंग हुआ, फिर हेमोस्टैसिस के बाद वहां पर वो क्लॉट्स आपको नोज के भीतर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके की जो नेजल ब्लीडिंग की जो घटना होती है वो क्यों होती है हिली एरियाज में, वो इसलिए होती है क्योंकि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आप दिल्ली में देखेंगे और जब आप एवरेस्ट के आसपास जाएंगे तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। बॉडी की आदत है उसी तरीके से पंप करने की, और जब ब्लड हाई प्रेशर से पंप करेगा, मान लीजिए दिल्ली के एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर वहाँ एवरेस्ट पर अगर वो जाके पंप करेगा तो बाहर तो प्रेशर उतना है ही नहीं, तो पता चलता है कि ब्लड वेसल्स जो होती है फट जाती हैं। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आप इस चीज को फील करें कि जिस चीज को आप महसूस नहीं कर पाते हैं वो एटमॉस्फेयर जो है बहुत जबरदस्त प्रेशर अप्लाई करता है, जिसके कारण ये ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो पाता है। और यही वजह है कि एक्वेटिक लाइफ में मछलियां या इस तरीके के जो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं वो वहां पर सर्वाइव कर पाते हैं। तो इस चीज को फील करिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को महसूस करिए। जब आप उसको महसूस कर लेंगे ना तो आगे हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में जब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम आपको फील कराने की कोशिश करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना जबरदस्त लगता है, जिसको कंपनसेट करने के लिए हमें लिक्विड को बॉयल करना पड़ता है। क्या है इस बात का मतलब आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी घबराना नहीं। अभी इस क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, जल्दी जल्दी चलते हैं। अभी यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, अप्लाइड प्रेशर है, वो कितना है, जिस प्रेशर से वो डिसॉल्व किया जा रहा है 0.2 एटमॉस्फेयर है। और यहाँ पर ये जानना क्या चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कितना इसके ऊपर आपने अप्लाइड प्रेशर किया और KH की वैल्यू ये दे रखे हैं। KH की वैल्यू हमारे पास है और डेटा हमारा क्या कहता है, हमारा डेटा कहता है जो पार्शियल प्रेशर अप्लाइड है KH की जो वैल्यू है इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका लेंगे हम, यहाँ पर नाइट्रोजन का सॉरी ऑक्सीजन का लेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का हम मोल फ्रैक्शन लेंगे। अब इसको ओपन करते हैं। आप यहाँ पर देखें सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई है तो इसलिए घबराना नहीं है। ये क्या कह रहे हैं, मोल्स पर लीटर। अपने आप में ही ये इंफॉर्मेशन बहुत कुछ कह रहा है। आप यहाँ पर देखिए ये कह रहे हैं कि आप वाटर को मान लो, वाटर की क्वांटिटी को मान लीजिए अपने हिसाब से, ये आपको फ्रीडम दे रहे हैं कि आप यहाँ पर 1 लीटर मान लीजिए और ये देखिए कितने मोल्स ये डिसॉल्व किए गए, कितने मोल्स ऑक्सीजन के डिसॉल्व किए। O2 का जो मोल्स डिसॉल्व किया गया है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो 1 लीटर में डिसॉल्व किया गया। सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर
जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये भी मैंने एक बार फिर से बता दूं कि ये डाइल्यूट सोल्यूशन का मामला होगा। तो आपको वाटर का जो 1 लीटर दिया गया है इसको आप क्या मान लेंगे 1000 ग्राम और उसको आप मोल्स में बदल देंगे। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन का जो मोल आएगा ना, ऑक्सीजन की जो मोल्स आप कैलकुलेट करेंगे वो ऑक्सीजन की जो मोल्स के बारे में आप कैलकुलेशन बनाएंगे डिवाइडेड बाय किसके मोल्स होंगे, वो वाटर का मोल होगा। तो ऑक्सीजन का मोल और वाटर के मोल का यहां पर क्या हो गया, आप उससे उसको डिवाइड करेंगे। सिंपल सी बात है कि यहां पर जो भी वैल्यूज आपको मिल रही होंगी ऑक्सीजन की, वो पर 1 लीटर या 1000 ग्राम या उस टर्म्स में मिल रहा होगा। तो इस तरीके से सीधी सी इंफॉर्मेशन जो होती है आपको मोलैरिटी का हिंट दे देती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन बनाने में मुश्किल आ रहा है तो मेरी किताब में जरूर देखिएगा। ये एग्जाम्पल 2 है जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। कई बार ये होता है कि कितना भी हम कोशिश करें हर बात समझा पाना मुश्किल होता है। आप देखिए यहाँ पर ऊपर जो मोल्स दिया ऑक्सीजन का, नीचे जो उसकी क्वांटिटी जिसमें डिजोल्व किया गया वो 1 लीटर है। लीटर को आपने कन्वर्ट किया तो जाहिर सी बात है आपको अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल जाए, देखिए यहाँ पर पी की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल गई है और आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर सिंपल सा यहाँ काई की जगह पर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर काई की जगह पर आप एक वैल्यूज को कैलकुलेट करें। यहाँ पर देखिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करें डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर। आपको पता ही है यहाँ पर मोल्स ऑफ वाटर आपको पता ही है। और जब आपको कैलकुलेट करना है किसकी वैल्यू, आपको कैलकुलेट करना है इसकी वैल्यू। ये ऊपर वाली वैल्यू आप जो ही कैलकुलेट करेंगे ना तो वो अपने आप में ही बता रहा होगा कि ये जो वैल्यू मिली हुई है वो अपने आप में नेचुरल है कि वो 1 लीटर में मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये जो मोल्स आपको मिलेगा यही अपने आप में पर लीटर में ही वो वैल्यू बता रहा है, क्योंकि आपने नीचे डिवीजन में ऑलरेडी आपने वाटर के 1 लीटर को 1000 ग्राम या फिर 55.5 मोल्स में कन्वर्ट करके ये वैल्यू बताया है। जाहिर सी बात है अपने आप में एक हिडन इंफॉर्मेशन को दिए हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और इस तरीके के क्वेश्चन का सोल्यूशन काफी इजी होता है, बस आपको फंडामेंटल्स पता होना चाहिए। आगे और भी इस पर कई तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। आपसे वैल्यूज को यही घुमा करके ये मोल फ्रैक्शन के बारे में अभी दिया गया, मोलैरिटी के बारे में पूछ लिया गया, चाहे तो आपसे मोलैलिटी को लेकर के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर एक बार आपका फंडामेंटल्स क्लियर है ना तो एक कंसंट्रेशन की यूनिट से दूसरे कंसंट्रेशन की यूनिट्स में आपको कन्वर्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे पिछले वाले ही क्वेश्चन में कि वहां पर तो आपने नीचे वाटर की क्वांटिटी में आप उसको डिसॉल्व होते हुए देख रहे हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है बाबा। यहां पर देखिए आप इस चीज को समझिए, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे के सारे डाइल्यूट सोल्यूशन है, इसलिए डिनोमिनेटर में सॉल्यूट की क्वांटिटी वाटर के साथ जो ऐड हुई है उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय आपने क्या लिया, सिर्फ वाटर के मोल्स को ही लेकर के आपने कैलकुलेशन को मान लिया। क्यों? क्योंकि यहां पर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन मानते हैं अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जब तक ये प्रूव न किया गया हो या बोला न गया हो, इन्फॉर्म न किया गया हो, तब तक आप यही मानते हुए चलेंगे कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंडीशन है। बात समझ रहे हैं? तो मैंने आपको इसलिए बोला कि स्टेट लैंग्वेज में बहुत सारे जगहों पर आपको यही मिलेगा कि ये टॉपिक डाइल्यूट सॉल्यूशन से रिलेटेड है। और एक बात याद रखिएगा, जितने फार्मूले हम यहां पर पढ़ते हैं वो तभी एप्लीकेबल होते हैं जब ये सॉल्यूशन डाइल्यूट नेचर का हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बजाय अभी हम थोड़ा सा हेनरीज लॉ को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ को अप्लाई करते हुए हम अपनी डेली लाइफ में कहां देख पाते हैं? सिंपल सी बात है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में जो हम सोडा पीते हैं या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, कोक पीते हैं, उसमें होता क्या है, हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया गया होता है। सिंपल सी बात है, यही होता है। अब इसी का एक और एप्लीकेशन हम यहां पर देखते हैं। यहां पर जब सी के भीतर कोई जा रहे होते हैं, सी वाटर के भीतर जब कोई पर्सन भीतर की ओर जा रहे होते हैं तो उस समय क्या क्या उनकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। एज ए डॉक्टर आप बाद में एमबीबीएस के दौरान आप पढ़ने को पाएंगे। होता क्या है कि जब आप सरफेस पर होते हैं, कहां पर, अभी हम यहां पर हैं या फिर आप समझिए चेन्नई के सरफेस पर हैं, वहां पर अभी आप सी डाइविंग के लिए नहीं गए हुए हैं, आप वहां के बाहर के सरफेस पर ही हैं। अब आप हुआ क्या, आप वहां पर हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पांस में आपकी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी काम कर रही है। आपकी बॉडी में जो भी हार्ट का प्रेशर है वो सारी चीजें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट सेट किए गए हैं। जब आप वाटर के भीतर जा रहे होते हैं तो ना सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है बल्कि वाटर के भीतर, यहां पर देखिए अभी मैं इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखिए आप चेन्नई के अभी सी शोर पर आप पड़े हुए हैं, वहां पर सी शोर पर वहां पर आप हैं और देख रहे हैं कि अभी कोई डेप्थ नहीं है। कितना है? 0 मीटर डेप्थ है। और जैसे जैसे आप पानी की गहराइयों में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं, देखिए अभी स्टार्टिंग में कितना प्रेशर है, बहुत कम प्रेशर है। 2 एरो दिखाए गए, यानी आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को प्रभावित करने वाले केवल 2 ही एरो हैं। जैसे जैसे आप 20 मीटर के भीतर चले गए, हमारी बुक में इस चीज को मेंशन किया गया, बहुत सारे प्रेशर आपके ऊपर अप्लाई होने लगते हैं। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि जो आप समझते हैं, जो अपने फिजियोलॉजी में
जो आप चेंजेस देख रहे हैं ये एक्चुअल में फिजिक्स के एक फार्मूले की मदद से समझा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, इस चीज को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये बहुत सिंपल सी चीज है। यहाँ पर देखिए इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या कई सारे एरो इस पर्सन के ऊपर लग रहे हैं, जबकि नीचे की ओर आप देख रहे हैं तो सिर्फ 2 एरो को दिखाया गया। इसका मकसद ये था समझाने का, जब आप डेप्थ में जा रहे होते, जब आप एटमॉस्फेयर के, जब आप सी वाटर के सरफेस पर होते हैं, आप समझिए चेन्नई के सी शोर पर जब आप हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर आपके ऊपर पी लग रहा होता है, डेप्थ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब आप कुछ डेप्थ में जाते हैं तो उसमें पी भी लग रहा होता है प्लस एच डी जी भी लग रहा होता है। यहाँ पर एच क्या है, आप यहाँ पर डेप्थ समझ सकते हैं। ये एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेप्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर को, सी वाटर को, और जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेविटी को। तो ये फैक्टर जो है ये प्रेशर के साथ ऐड हो जाएगा। यही वजह है कि प्रेशर ज्यादा लगने लगता है। यही वजह है कि जब कभी भी कोई पर्सन सी वाटर के भीतर जाते हैं तो उनके ब्लड में गैसेस के डिसॉल्व होने की टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। मेरी बात समझिएगा, जब कोई पर्सन सी के भीतर डाइविंग के लिए जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि उनके ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और इस वजह से ब्लड के भीतर गैसेस का सॉल्युबिलिटीज बढ़ जाता है। ऐसे लोग उस समय तो ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की ओर आने की कोशिश करते हैं, कहां से, सी वाटर के ऊपर आने की कोशिश करते हैं, वो तेजी से जो डिसॉल्व होने वाली गैसेस हैं वो अब बबल्स के रूप में बाहर निकलने की कोशिश करने लगती हैं। मेरी बात समझिएगा, सी वाटर के जब डेप्थ में होते हैं तो उस समय क्या हुआ, सॉल्युबल हो गई गैसेस, प्रेशर ज्यादा लगा, और जब प्रेशर कम होता है, जब ऊपर की ओर आ रहे होते प्रेशर कम होता है तो वो बबल्स के रूप में बाहर निकलने लगते हैं, और ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आप आगे देखेंगे एयर एम्बोलिज्म करके एक टर्म आता है, जिसमें कभी इस तरीके का कोई ब्लड के सर्कुलेशन में अगर कोई बबल डेवलप हो जाए तो वो जाकर के हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को, हो सकता है हमारे ब्रेन के भीतर जो ब्लड के सर्कुलेशन है वहां जाके बबल्स जाके फंस जाएगा और बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में जब आप एमबीबीएस करने लगेंगे तो उस समय आपको पढ़ने को मिलेगा, मेडिसिन में, सर्जरी में, इसके बारे में, पैथोलॉजी में आप पढ़ेंगे। आप देखेंगे किस तरीके से जब एयर बबल्स जाते हैं कहीं, वो रोक दिए रास्ते को, तो उसके कारण पर्सन की लाइफ को कितना ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, कितना एक्यूट चेस्ट पेन होगा, जिस किसी भी बॉडी के पार्ट को वो इन्वॉल्व करेगा। अगर मान लीजिए वो लंग्स को इन्वॉल्व कर दिया वो बबल्स जाकर के, तो उसके कारण बहुत सारे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है। एक्यूट चेस्ट पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। ऐसे ब्रेन में अगर हो गया तो आप समझ सकते हैं, ब्रेन में अगर ब्लड का सर्कुलेशन हो, थोड़ी देर तक अगर ग्लूकोज और ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, वहां पर ब्रेन के सेल डेड हो जाएंगे, और इस तरीके से एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो सकती है। इसीलिए इसके बारे में हमने अपनी किताब में जिक्र किया है कि सॉल्युबिलिटी का हम अपने डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन देखते हैं। चलते हैं यहाँ पर बात करते हैं अगले कुछ नए टॉपिक्स पर, और इसमें हम क्या देखेंगे, हम कुछ हेनरीज लॉ की बेसिस पर कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में दिया गया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर at 298 Kelvin is 1 × 10⁵ एटमॉस्फेयर। मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का एयर में दिया गया है, और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 Kelvin and 5 एटमॉस्फेयर। ये जानना चाहते हैं, और ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में कहने की कोशिश क्या की गई है, इस क्वेश्चन में बहुत सारी बातें कहने की कोशिश की गई है। देखिए, पहला तो यह है कि इसने पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दे दी है। देखिए कितना कुछ सीखने वाला प्रॉब्लम है ये। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू दे दी गई, और उसके बाद ये बता रहे हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में देखें तो टोटल फ्रैक्शन 1 मान लें, तो मतलब टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू अगर हमारा सम अगर 1 मिले तो उसमें नाइट्रोजन का जो फ्रैक्शन, जो हिस्सा होगा वो 0.8 है। ये भी बात ठीक है। उसके बाद वो जानना चाहते हैं कि नाइट्रोजन के इस इंफॉर्मेशन की मदद से अब आप बताओ कितना सॉल्युबिलिटी मिलेगी। तो यहां पर देखिए, अभी देखिए इंफॉर्मेशन कैसे आगे बढ़ रही है उसको देखिए। मैंने पहला तो आपका जो डाउट था वो क्लियर करा दिया। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू किसके टर्म्स में होती है, एटमॉस्फेयर के टर्म्स में होगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आपको डरना नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा सिंबल मिस्टेक इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी जो बुक है उससे जब पीडीएफ जो बनाए तो उसके कारण सिंबल्स थोड़े से चेंज हो गए। बुक्स में सिंबल सारे आपको सही मिलेंगे, कोई डरने की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज जो दी गई हैं 1 × 10⁵ हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है। इसके बाद अगला इंफॉर्मेशन देखते हैं। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ इसलिए ताकि आप समझ सकें। यहाँ देखिए मोल फ्रैक्शन जो नाइट्रोजन का एयर में है 0.8 है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि कितना नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाएगा। सारी बातें वही है। अब लास्ट में जो पूछना है उसके लिए कलर फिर से चेंज करूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो एयर में है जो डिसॉल्व करेगा कितना, 10
मोल्स ऑफ वाटर का, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो टोटल प्रेशर अप्लाइड है वो 5 एटमॉस्फेयर का अप्लाई किया गया है। कोई बात नहीं, ये जानना ये चाह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा समझें कि ये जो एयर में इसका फ्रैक्शन कितना होता है, इस चीज को समझते हुए आप चलिएगा और फिर इस क्वेश्चन को बना सकेंगे। अगर इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपने बना लिया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे भी पूछे जाएं आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या, एक बार करके देखते हैं। आप इस चीज को लॉजिकली आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर आपको कहीं एयर के को इस तरीके से समझने का मौका दिया जाए और इसमें आपको नाइट्रोजन गैस का फ्रैक्शन समझने का मौका दिया जाए, तो अगर पूरा एयर 1 है तो नाइट्रोजन उसका कितना पार्ट होगा, 0.8 पार्ट है। और ये कह रहे हैं कि ये जो हमारा एयर है, इसका प्रेशर बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 5 एटमॉस्फेयर किया गया। इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इस एयर का प्रेशर बढ़ा करके क्या किया गया, 5 एटमॉस्फेयर कर दिया गया। जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अब काफी डेंसली ये पैक्ड एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे और ये बहुत ही डेंसली, आप यहां पर देख सकते हैं अभी भी फ्रैक्शन वही रहेगा, समझ रहे हैं, अभी भी फ्रैक्शन कितना ही रहेगा, 0.8 ही रहेगा, लेकिन इसको कंप्रेस किया गया, प्रेशर इसका बढ़ा दिया गया और बढ़े हुए प्रेशर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो इसका प्रेशर जो चेंज किया गया वो 5 एटमॉस्फेयर का बढ़ा करके कर दिया गया है। और इसके कारण पहले जब 1 एटमॉस्फेयर था, बात समझें, पहले जब 1 एटमॉस्फेयर था पूरा का पूरा प्रेशर, तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना था, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर 0.8 था। अब जब टोटल प्रेशर जो बढ़ा करके कितना कर दिया गया, जब टोटल प्रेशर बढ़ा करके 5 एटमॉस्फेयर कर दिया गया तो नाइट्रोजन का अब प्रेशर कितना हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। अब नाइट्रोजन के द्वारा अप्लाई किया जाने वाला प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अब बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, बिल्कुल आपको यही समझना होगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां पर जो भी बात होती है इस क्वेश्चन के द्वारा आपको यह समझना होगा कि जो गैस जितना उसका प्रेशर उस गैस का होगा उसके आधार पर, उसके बेसिस पर आपको कैलकुलेशन करना है। मेरी बात समझिएगा, यहां एयर के प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर नाइट्रोजन गैस के प्रेशर की हमें बात करनी होगी। नाइट्रोजन गैस कितना डिसॉल्व होगा उसकी बात हमें करनी होगी। इसका मतलब क्या है, यहां पर यह चीज आपको समझना है। एयर का 5 एटमॉस्फेयर के अप्लाइड प्रेशर की बात हमें यहां पर नहीं करनी है, क्योंकि एयर की इंफॉर्मेशन नहीं जाननी है, हमें नाइट्रोजन गैस जो डिसॉल्व किया गया यानी उसमें से जो नाइट्रोजन गैस का हिस्सा है उस पर आधारित हमें इस क्वेश्चन को करना होगा। हेनरीज लॉ का ये बहुत बेसिक एप्लीकेशन है जिसको हम यहाँ पर होते हुए देख पा रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि आपके पास अप्लाइड प्रेशर कितना है, आपके पास अप्लाइड प्रेशर की वैल्यूज मिल गई हैं, अप्लाइड प्रेशर की वैल्यूज मिल रही हैं और अप्लाइड प्रेशर जो पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, इसलिए यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ द अप्लाइड गैस की बात कही जाती है, KH इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका, नाइट्रोजन गैस का। और यहां पर ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो डिसॉल्व किया गया है 10 मोल्स ऑफ वाटर में। तो ये यहां पर भी आप क्या करेंगे, आप इसे डाइल्यूट सोल्यूशन मानते हुए ही कैलकुलेशन बनाने की कोशिश करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिसॉल्व्स इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। सिंपल सी बात यह है कि यहां पर काई नाइट्रोजन में हम ऊपर के मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर, और इसमें से जो डिनोमिनेटर में हम नाइट्रोजन के मोल्स के ऐड ऑन करने वाली वैल्यूज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, जो काई नाइट्रोजन की जो वैल्यूज है उसमें लिखेंगे ऊपर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर, और मोल्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ, 10 मोल्स दिया गया। तो इस तरीके से इसकी वैल्यूज को हम पुट करेंगे। बहुत सिंपल सा आप क्वेश्चन हो गया। आप देखिए ना, ये वैल्यूज दी गई हैं, ये वैल्यूज दी गई हैं, दोनों का यूनिट बराबर रहे, इस चीज का ध्यान रखिएगा, दोनों का यूनिट बराबर रहे। डाइल्यूट सोल्यूशन पर बात कर रहे हैं तो काई नाइट्रोजन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, समझ रहे ना, और डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ वाटर। क्यों नाइट्रोजन नीचे ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कोई वैल्यूज पर फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बार बार बोला हमारा जो यहाँ पर टारगेट है वो डाइल्यूट सोल्यूशन का है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सिंपल से हैं और इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव कॉर्नर की बेसिस पर देख लेते हैं और यहाँ पर सॉल्युबिलिटी के इन्हीं फैक्ट्स की मदद से हम कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल पर क्वेश्चन बिल्कुल भी आपसे कोई अलग नहीं पूछा जाता है। आपका अगर सब्जेक्टिव नॉलेज क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, और जब तक सब्जेक्टिव नॉलेज क्लियर नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाना
बहुत 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 मुश्किल होता है। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन बनाने की। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.76 एटमॉस्फेयर और इसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो होता है वो 7.6 × 10⁴ एटमॉस्फेयर है एट 300 केल्विन। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द, आगे क्या बोल रहे हैं, इन द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड व्हेन एयर इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 300 केल्विन। तो यहां पर ये वैल्यूज जो आपको बताना चाहते हैं, देखिए अभी ऑप्शन पे तो हम बाद में चले चलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना होता है कि जो भी ये कैलकुलेशन किए जाते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे किए जाते हैं। और इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हेनरीज लॉ जो कांस्टेंट की जो वैल्यूज होती है किसी दिए गए टेम्परेचर के कंडीशन में होती है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती, कम हो जाती। क्यों? क्योंकि उसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो हेनरीज कांस्टेंट जो होता है वो वहां पर इंक्रीज करने लगेगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या होने लगती, कम होने लगती। आमतौर पर यही देखा गया है, गैसेस को जब आप सॉल्युबल करना चाहते हैं लो टेम्परेचर पे करेंगे, सॉल्युबिलिटी ज्यादा मिलेगी, लो टेम्परेचर पे KH की वैल्यू कम होती है। ये बात आपको पता है ना। इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछे जाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे KH पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा आप बताइए। KH की वैल्यू बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी घटेगा। तो यहां पर देखिए हमने टेम्परेचर को इसलिए फिक्स कर दिया है और कांस्टेंट की वैल्यू देखिए, अब आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू देखिए एटमॉस्फेयर के टर्म्स में दिया गया है। और यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उसी की मदद से हमें कैलकुलेशन करना है। और उसके बाद ये कह रहे हैं नाइट्रोजन गैस जो डिसॉल्व किया जाएगा उसके बारे में, उसके मोल फ्रैक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन चूंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है एग्जाम्स में, इसीलिए आमतौर पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सिंपल फार्मूला बेस्ड और आपकी जो बेसिक नॉलेज है उसको समझने की कोशिश में वहां पर एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं। तो आप बिल्कुल डरा मत करिए कि एग्जाम में कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन वही पूछा जाता है जो आप ऑलरेडी आप जानते हैं, नहीं लगा पाते क्योंकि आपको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते, आपको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं होता, सवाल यही पूछा जाएगा। तो उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना। चलिए देखते हैं, यहां पर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आपको दी गई हैं और KH की वैल्यू दी गई हैं। दोनों को एक ही यूनिट में रहने दीजिएगा। अगर ये किलो बार में होगा तो ये भी किलो बार में रखिएगा, अगर ये किलो पास्कल होगा तो इसको भी किलो पास्कल कर दिएगा। अगर ये एटमॉस्फेयर में है तो इसको एटमॉस्फेयर में, किलो एटमॉस्फेयर मत कर दीजिएगा, दोनों की यूनिट सिमिलर रखिएगा। इनटू यहां पर हम काई की वैल्यू लेंगे और काई की वैल्यू क्या है, हमारा मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन है, जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो यहां पर हमारा जो वैल्यूज हैं इसके इंफॉर्मेशन को लेकर के वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये काई ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा इस बात को जानना चाहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो मेरी बुक में इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है और आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो बहुत सिंपल सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5.5 mg ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व्ड इन 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर ड्यू टू नाइट्रोजन गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन 180 ग्राम ऑफ वाटर एट 5 एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन 5 एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डरा सकता है लेकिन डरने की बात नहीं, दो अलग अलग सिचुएशन की बात कर रहे हैं। पहले सिचुएशन में कह रहे हैं, ये खुद से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि किसी दिए गए टेम्परेचर पे ये कंडीशन सेट की गई है। क्या किया गया है? 5.5 mg नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व हो जाता है 180 ग्राम ऑफ वाटर में और उस समय एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन कितनी है? 1 एटमॉस्फेयर है। बात को समझे। अप्लाइड प्रेशर कितना है? अप्लाइड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। अप्लाइड प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेयर है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, 5.5 mg नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व होता है कितने में? 180 ग्राम ऑफ वाटर में। इस चीज का इंफॉर्मेशन यहां पर देखिए, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आप अप्लाई करते हैं, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस समय नाइट्रोजन गैस का 5.5 mg नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व होता है 180 ग्राम ऑफ वाटर में। फिर ये अगले इंफॉर्मेशन में जानना चाहते हैं कि अगर आपने इस प्रेशर को बढ़ा करके नाइट्रोजन का जो प्रेशर है, यहाँ पार्शियल प्रेशर जैसा कुछ भी नहीं है, ये प्योर नाइट्रोजन गैस के प्रेशर की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए 1 एटमॉस्फेयर जो वैल्यू दी गई है ना, ये प्योर नाइट्रोजन गैस के प्रेशर की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं बाद में प्रेशर को बढ़ा दिया गया है और प्रेशर को बढ़ा करके हमने 5 एटमॉस्फेयर कर दिया गया है। हमने 5 एटमॉस्फेयर कर दिया। अब बताओ उसी 180 ग्राम में, उसी 180 ग्राम के भीतर 180 ग्राम ऑफ वाटर में जब अप्लाइड प्रेशर नाइट्रोजन गैस का 5 एटमॉस्फेयर होगा तो वो नाइट्रोजन कितना डिसॉल्व हो जाएगा, इस बारे में वो जानना चाहते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर एक बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन जानते हैं। क्या? टेम्परेचर फिक्स है तो KH क्या होगा? फिक्स होगा। इसीलिए
टेम्परेचर बदला नहीं, केवल सिर्फ प्रेशर बदला है, उस इंफॉर्मेशन की मदद से आपको पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल टू KH वही रहेगा Chi1 इन फर्स्ट कंडीशन जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था। नेक्स्ट कंडीशन के लिए आप क्या देखेंगे, P2 टेम्परेचर वही है, KH की वैल्यूज पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इनटू Chi2 फॉर द सेकंड सिचुएशन जब प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर देखिए जब आप इस वैल्यूज को देखेंगे ना तो एक बार फिर से वही डाइल्यूट सोल्यूशन वाला फैक्ट्स यहां पर आपको समझ में आएगा। आप यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, इसको आप ओपन करेंगे तो आप जानते हैं ना यहां पर मोल्स ऑफ किसका लेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय डाइल्यूट सोल्यूशन है तो नाइट्रोजन के मोल्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहां पर इस बारे में देखिए डाइल्यूट सोल्यूशन है, इस चीज का मैं एक बार फिर से यहीं पर आपको बता सकता हूं। नाइट्रोजन गैस का कितना वेट या जो उसका जो वेट जो डिसॉल्व हुआ या जो उसका मास डिसॉल्व हुआ वो 5.5 mg है। कितने मास ऑफ वाटर में, 180 ग्राम ऑफ वाटर में। आप यहां पर वैल्यू से आप समझ पा रहे हैं कितना कम ये गैस डिसॉल्व हुई है। गैस कितना कम डिसॉल्व हुआ, क्या आप उसकी वैल्यूज को समझ पा रहे हैं? समझने की कोशिश कीजिए। ये mg में डिसॉल्व हुआ गैस और वहां पर जो सॉल्वेंट के रूप में वाटर है वो ग्राम में दिया गया। कहां कोई mg और कहां वो ग्राम। ग्राम में भी बहुत बड़ी अमाउंट है वाटर की। तो आप इस तरीके से देखें 5.5 mg नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व हुआ है कितने में, 180 ग्राम ऑफ वाटर में। सिंपल सी बात है, ये बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन है। आप नीचे की ओर जो इसकी वैल्यूज दी गई होंगी उसमें आप हटा सकते हैं वैल्यूज किसकी, आप इसमें से वैल्यूज जो नाइट्रोजन की ऐड की जाएगी नीचे डिनोमिनेटर में उसको हटा सकते हैं और नीचे सिर्फ और सिर्फ आप वाटर की वैल्यूज लेंगे, वाटर के मोल्स लेंगे। और इसमें भी काफी सिंपल हो जाता है क्योंकि अगली सिचुएशन के लिए वाटर का मोल्स उतना ही रहेगा। तो जो इस तरीके का क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल है। यहां पर क्या है ना कि दोनों कंडीशन में जब आप इनको डिवाइड करेंगे दो अलग अलग कंडीशन को देख करके तो इसमें क्या होगा, KH कट जाएगा। KH की वैल्यू अपने आप ही कट जाएगी और इसलिए ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। देखिए ना KH की वैल्यू कट जाएगी, आपके पास P1 की वैल्यू दिया गया, ये वैल्यू दिया गया, इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। तो आप Chi2 की वैल्यू आप बता सकते हैं। अगली कंडीशन में Chi2 की वैल्यू क्या होगी इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। इसमें KH क्या होगा, कटेगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएगा। तो यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें चारों ऑप्शन आप देखें, ये ऑल इंडिया लेवल पर जो ट्रिपल ई का एग्जाम होता है, AIEEE के एग्जाम होते हैं तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर हैं तो इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। मैंने टाइम तो लिया आपसे करीब 35-40 मिनट्स का, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर आपकी रही, आप यूनिट्स को पहचानना सीख गए, आप फंडामेंटल्स को जान गए, आपको ये पता है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंडीशन है, इसमें कहीं पर सॉल्यूट की क्वांटिटी अगर सॉल्वेंट के क्वांटिटी के साथ ऐड की जाएगी तो सॉल्वेंट के साथ ऐड होने पर ओवरऑल रिजल्ट पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये सारे फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर हैं तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगले लेवल पर हम चलेंगे और वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे।